ऐसा सोचती है, ये हमेशा से ऐसा ही था। उसमें मुझसे अजीब सी दीवानगी थी। फिर उसने कहा, आज से हम वेपन ट्रेनिंग शुरू करेंगे। ऐसा सोचती है, क्या अब शुरू हो रही है ट्रेनिंग? अभी तक मेरे हाथों में एक भी खरोंच नहीं है, जबकि पहले तो कितनी बार कट लगते थे। फिर उसे याद आया, ये वही समर है जब मैं 13 की होने वाली थी। ड्यूक के घर जाने में अभी 4 साल बाकी हैं। क्लाउड ने कहा, चलो वार्म अप करो और पूरे एरिया का एक चक्कर लगाओ। ऐसा सोचती है, अब मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं टाइमलाइन में कहाँ हूँ। मुझे अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाना होगा। हम देखते हैं, ऐसा जंगल से भागती हुई पेड़ों के बीच से छलांग लगाते हुए फिर एक शाखा से लटकती है। फिर वो एक ऊंची शाखा पर बैठकर नीचे देखती है। वो सोचती है, मेरा शरीर अब भी सब कुछ याद रखता है। मैं पहले से ज़्यादा तेज़ और ताकतवर बन सकती हूँ। शायद मैं ड्यूक के घर 4 साल से पहले भी पहुँच सकती हूँ। फिर वो सोचती है, मगर अभी निकलना सही नहीं होगा। बायरन ने मुझ पर एक श्राप लगाया था, जिसे उसने ड्यूक के घर भेजने से पहले ही हटाया था। मैं आज तक नहीं जानती कि वो श्राप क्या था या कैसे काम करता था। सिर्फ इतना पता है, अगर मैं उसके खिलाफ गई तो मर जाऊंगी। पीछे मुड़कर सोचो तो सब कितना अजीब लगता है। उसने मुझे पूरी तरह आज़ाद क्यों किया? फिर वो सोचती है, ये अकेली बात नहीं जो गलत लगती है। वो आदमी असल में है कौन? उसे लगातार पैसे कहाँ से मिलते थे? ये हत्या की योजना बहुत बड़ी थी। उसका मेरे असली पापा से क्या रिश्ता था? और वो मेरी माँ को लेकर इतना पागल क्यों था? क्या वो कोई पद चाहता था? उसका असली मकसद क्या था? दीवार देखने में तो बिल्कुल आम लग रही थी, लेकिन इस पर कुछ तो था, कुछ ऐसा जो छुपाया गया था। इसला गौर से देखने लगी। ज़रूर कोई सीक्रेट पैसेज है यहाँ, उसने खुद से कहा। अगर वो इसे ढूंढ लेती तो शायद बायरन की साजिशों का पता लग सकता था। हो सकता है वहाँ से बाहर की दुनिया की कोई जानकारी भी मिल जाए। ये उसका एक मौका था, सब कुछ बदल देने का। वो आज रात उस जगह जाने का फैसला कर लेती है। दौड़ते हुए उसका पैर एक पानी की छोटी सी झील में पड़ता है। पानी में पैर पड़ते ही छींटे उड़ते हैं। इसला नीचे झुककर अपने गीले पैर को देखती है, फिर उस पानी की झील में झांकती है। तभी उसे उसमें एक चेहरा नजर आता है, उसके असली पिता का चेहरा। वो चौंक कर पीछे देखती है। दिल तेजी से धड़क रहा है। हम कितने एक जैसे दिखते हैं, कैसे नहीं पहचाना मैंने उन्हें? वो सोचती है। उसका गला सूख जाता है। वो पानी की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, पापा, मैं ज़रूर लौटूंगी, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी अचानक क्लाउड और लॉरा सामने आ जाते हैं। इसिला के मन में अभी भी अपने असली पिता की छवि है। वो सोचती है कि उसे ड्यूक से माफ़ी मांगनी पड़ेगी ताकि किसी को शक ना हो। महल में बायरन अपनी टेबल पर बैठा है। तभी दरवाज़ा खुलता है और इसला अंदर आती है। वो पूछती है, पापा, आपने आराम से सोया? बायरन मुस्कुराता है, एक खतरनाक मुस्कान के साथ। वो कहता है, आ जाओ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। बायरन उसे सिर पर हाथ रखकर दुलारता है। वो कहता है कि लॉरा ने बताया इसला आज लेट उठी, ट्रेनिंग के लिए समय पर नहीं पहुंची। कुछ हुआ क्या? वो पूछता है। इसला माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसने एक डरावना सपना देखा। वो कहती है कि उसने सपना देखा कि बायरन ने उसे छोड़ दिया। बायरन हंसता है, उसका सिर सहलाता है और कहता है, ऐसे सपनों को भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। वो पूछती है कि क्या वो उसे माफ़ करता है? बायरन गंभीर होकर कहता है, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना, ट्रेनिंग मत छोड़ना, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी बदला ले सकती हो। फिर वो अचानक उसे धक्का देकर कहता है, अब जाओ, खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ और मजबूत बनो। खाना मेज़ पर परोसा जाता है। बायरन थककर कहता है, अब इस न्यूट्रिएंट मीट से उब गया हूँ। इसला चुपचाप उसकी तरफ देखती है। आंखों में एक गुस्सा छिपा होता है। बाद में लॉरा इसला से कहती है, मास्टर कितने दयालु हैं, उन्होंने तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। ये खाना भी खास तौर पर मंगवाया गया है। वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम उनकी उम्मीद हो, तुम्हें उनके भरोसे पर खरा उतरना होगा। इसला कुछ नहीं कहती। लॉरा को गुस्सा आता है।
वो इसला के बाल पकड़कर कहती है, आज बहुत बदतमीज हो रही हो, क्या कोई परेशानी है? इसला सोचती है कि उसे सब कुछ सहना होगा। वो बस इतना कहती है, थक गई हूँ। आज पहली बार हथियारों की ट्रेनिंग हुई। लॉरा गुस्से से कहती है, ठीक है, आज के लिए माफ़ कर देती हूँ। अब सो जाओ, लेकिन अगली बार लेट मत उठना। दरवाज़ा बंद होता है। इसला कमरे में अकेली बैठ जाती है। वो सोचती है, इन सब का हिसाब होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी एक और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वो उस दीवार की तरफ देखती है जो बाहर से बिल्कुल आम लगती है। उसके मन में आता है कि यहाँ एक सीक्रेट पैसेज है, लेकिन बहुत अच्छे से छुपाया गया है। शायद पत्थर में कहीं कोई दरार है। अगर कहीं से हवा अंदर आ रही है तो वही रास्ता हो सकता है। तभी उसे कुछ दिखता है। कोई हवा नहीं चल रही, लेकिन दीवार में एक चौड़ा सा गैप दिख रहा है। शायद वहीं कुछ छिपा हो। वो हाथ बढ़ाकर देखती है। जैकपॉट, वो सोचती है। उसकी उंगली किसी स्विच को छूती है और तभी कोई मैकेनिज्म घूमने की आवाज़ आती है। वो गिर पड़ती है, लेकिन कुर्सी पर बैलेंस बना लेती है। सामने एक गुप्त रास्ता खुल चुका है, लेकिन अंदर कुछ दिख नहीं रहा। अगर वो लाइट लेकर जाती है तो पकड़ी जा सकती है। फिर भी वो तय करती है, जाना तो पड़ेगा, चाहे जहाँ भी ले जाए। बाद में हम क्लाउड को बायरन से बात करते हुए देखते हैं। क्लाउड कहता है, मास्टर, मुझे कुछ अजीब लग रहा है उस लड़की के बारे में। वो बताता है कि आज उसका पहला हथियार प्रशिक्षण था, लेकिन उसकी तलवारबाजी की कला कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। यकीन नहीं होता कि ये उसका पहला दिन था। बायरन कहता है, वो रोडेरिक की बेटी है, आखिरकार उसका टैलेंट उसी से आया होगा। फिर वो गुस्से से देखता है और कहता है, उसे छोड़ दो। जितनी जल्दी वो ताकतवर बनेगी, उतनी जल्दी वो अपने बाप को ख़त्म कर सकेगी। फिर पूछता है, कुछ और? क्लाउड मना करता है और बायरन उसे आराम करने भेज देता है। थोड़ी देर बाद हम बायरन का कमरा देखते हैं, अंधेरा और खाली सा। लेकिन तभी खिड़की के बाहर एक परछाई दिखती है। ईसा। अब उसे सुराग चाहिए, कुछ ऐसा जो सच का रास्ता दिखा सके। वो बायरन की मेज़ को देखती है। इतने सारे खत, जबकि उसे तो लगा था बायरन छिपकर रहता है और बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखता। एक खत में लिखा है, हमने तुम्हारे प्रस्ताव पर बहुत विचार किया है। हम भी उस युवा शेर को शिकार करना चाहते हैं, लेकिन उन भेड़ियों को हल्के में नहीं ले सकते जो शेर की रक्षा करते हैं। ऐसा सोचती है, शेर, भेड़िए, ये जानवर किसके प्रतीक हैं? खत में आगे लिखा है, हम शेर के शिकार में बार बार असफल रहे हैं। हम इस प्रस्ताव को अनसुना ही समझते हैं। क्या हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि भूल गए कि हम भी कभी शेर के शिकारी थे? ये सच अभी भी हमारे हाथों में है। हमें पता है उसे सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है। चिंता मत करो, जो शिकारी कुत्ता तैयार किया जा रहा है वो काफ़ी सक्षम है और भेड़िया भी निपट जाएगा। ऐसा समझ जाती है। वो खुद ही हंटिंग डॉग है और भेड़िया शायद उसका असली पिता है। इसका मतलब है उसके पिता की मौत बस एक पड़ाव है, असली निशाना कोई और है। लेकिन बायरन आखिर कर क्या रहा है? उसे याद आता है कि रॉयल फैमिली के बीच खतों में जानवरों का कोट इस्तेमाल किया जाता है। बड़े घरों के लिए शेर, भेड़िया जैसे जानवर, जबकि छोटे घरों के लिए हिरण, बैजर वगैरह। ये सब लीक होने से बचाने के लिए होता है। उस समय जब टीचर ये पढ़ा रहा था, ऐसा तो बस बहाना कर रही थी कि सुन रही है। उसे लगा था उसे ये कभी नहीं जानना पड़ेगा, लेकिन अब उसे अफसोस है कि तब ध्यान नहीं दिया। वो सोचती है, काश याद होता शेर किसे दर्शाता था। फिर वो अपने माँ बाप से माफ़ी मांगती है और कहती है, चलो अब सो ही जाती हूँ। लेकिन तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो देखती है कि सर्वेंट क्वार्टर उसी जगह से जुड़ा हुआ है जहाँ वो है। अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। नौकर आपस में बात कर रहे हैं। उस लड़की को धोखे में रखो, सब कुछ वैसा ही चलने दो जैसा मास्टर ने कहा है। कोई अंकल से कहता है कि वो ऐसा कहना बंद करें। क्या वो भूल गए कि उसके पापा ने क्या किया था? उसे लगता है शायद ये सिलिया है, वही जिसने कभी उसकी देखभाल की थी। सिलिया पूछती है कि क्या क्लाउड अब भी बदला लेना चाहता है?
क्या उसे याद है कि उसके भाई और उसके पति को कैसे मारा गया था? क्लाउड कहता है कि हाँ, उसे सब याद है, लेकिन वो बीती बात हो चुकी है। लॉरा बीच में बोलती है कि उसके पापा मारे गए थे और जब वो सिर्फ 8 साल की थी, उन्हें अपराधियों की तरह भागना पड़ा था। क्लाउड कहता है कि इसका मतलब है कि उसे ठीक से याद भी नहीं होगा कि उसके पापा के साथ असल में क्या हुआ था। लॉरा गुस्से में कहती है, तो अब तुम मुझे बच्चा समझ रहे हो? सीलिया कहती है कि अगर लॉर्ड की योजना नाकाम रही तो उन सबको गद्दार समझा जाएगा। वो अपनी बेटी पर ये कलंक नहीं छोड़ना चाहती। वो कहती है कि अगर क्लाउड अपनी भतीजी से प्यार करता है तो उसे भी यही सोचना चाहिए। उनका सर अब और गद्दार परिवार का हिस्सा नहीं रह सकता। ऐसा हैरान रह जाती है, ये सब लोग एक ही परिवार के हैं, कभी कोई इशारा तक नहीं था। लॉरा कहती है कि उसके पापा को एक ऐसे योद्धा के रूप में याद किया जाना चाहिए जिसने अपने लॉर्ड की रक्षा करते हुए जान दी। अगर वो ऐसा कर पाए तभी वो उस दुश्मन की बेटी की सेवा कर पाएगी। वो रोती रहती है। क्लाउड माफ़ी मांगता है। फिर लॉरा अचानक कुछ खड़खड़ाती है। क्लाउड तुरंत सतर्क हो जाता है। वो पूछता है, तुम दोनों ने भी अभी कुछ सुना क्या? कैफिलिया कहती है कि एक संदेश लाने वाला कबूतर आया है और क्लाउड कितना तेज़ है ये बताती है। क्लाउड उस पर ध्यान देता है, लेकिन कहता है कि ये वही आवाज़ नहीं थी, शायद उसका वहम हो। क्लाउड सोचता है, वैसे भी इस हवेली में सिवाय उड़ नहीं सकने वाले पक्षियों के और है कौन जो जासूसी करेगा। अब सुबह हो चुकी है, ऐसा सारी रात नहीं सो सकी। वो सोचती है, जो कुछ भी उसने सुना, क्या वो सब सच था? क्या वाकई उसके पापा ने कुछ ऐसा किया था? और अगर बायरन का बदला सही है, तो फिर वो खुद क्या है? तभी कोई जोर से चिल्लाता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लॉरा पूछती है, क्या ऐसा जाग गई? वो कहती है कि मालिक बहुत गुस्से में है और ऐसा को अकेले खाना खाना होगा। लॉरा पूछती है, क्या उसने कुछ गलत किया? ऐसा सोचती है, कहीं बायरन को पता तो नहीं चल गया कि मैं उनके ऑफिस में गई थी। लॉरा कमरे की हालत को लेकर शिकायत करती है। ऐसा कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये वजह है, वरना लॉरा का रवैया इससे कहीं ज्यादा ठंडा होता। लॉरा चिल्लाकर कहती है, अपना कमरा साफ करो। ऐसा अनमनी सी कहती है, ये तो तुम्हारा काम है। लॉरा गुस्से में उसे मारती है और चिल्लाती है, अब ट्रेनिंग पर जाओ। बाद में ऐसा सोचती है, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं सोच में इतनी खोई थी कि मुंह से निकल गया। वो सोचती है, लॉरा का तो कुछ हो नहीं सकता, पर मुझे असली सच्चाई जाननी ही होगी। शायद अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्लाउड। बाद में क्लाउड कहता है, ये चिट्ठी 10 दिन पहले भेजी गई थी। एक औरत बेहोश होकर गिर गई थी। ये सुनकर बायरन पागल हो जाता है और मेज पर रखी किताबें गिरा देता है। वो चिल्लाता है, वो लड़की कभी बीमार नहीं हुई थी। औलिया तो कितनी खूबसूरत और जिंदा दिल थी। बायरन कहता है, ये खबर इतनी देर से क्यों आई? गाड़ी तैयार करो। नहीं, रहने दो। वहां जाना मतलब जाल में फंसना होगा। क्लाउड सहमति में सिर हिलाता है। बायरन गुस्से में बोलता है, अब हमें योजना बदलनी होगी। ये वक्त धीरे चलने का नहीं है और ओनिलिया तो उसे देखने के लिए तरस रही होगी। वो लोग इसी कदम से शिकार शुरू करेंगे। क्लाउड कहता है कि अभी भी दूसरों की इजाज़त और मदद नहीं मिली है, तो बायरन कहता है कि इसी वजह से अब उन्हें मजबूर करना पड़ेगा और उन डरपोक बूढ़ों को खींच लाना होगा। बायरन कहता है कि वो तो बस एक बड़ा शेर का बच्चा है, उसे मारना कितना मुश्किल हो सकता है। हम भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। क्लाउड रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बायरन पूछता है कि क्या बात है? क्या उसे किसी उसूल की वजह से उसे मारने में दिक्कत हो रही है, या फिर इसलिए क्योंकि वो ईसा को भूल नहीं पा रहा? बायरन कहता है, कितनी अच्छी बात है कि उसके बाल ओनलिया जैसे हैं। फिर वो कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे पाने के लिए जो भी करना पड़े, करो। अगर तुम हिचकिचाए तो उसकी जगह किसी और बेवकूफ़ को मिल जाएगी। फिर हम ईसा को जंगल में स्ट्रेच करते हुए देखते हैं। तभी कोई चिल्लाता है, हवा तेज हो रही है, औंडी जल्दी गाड़ी के पास आ जा। एक छोटा लड़का कहता है, मैं आ रहा हूँ। फिर बायरन क्लाउड से कहता है, अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें वैसा ही तरीका अपनाना होगा। फिर हम एक आदमी को देखते हैं
जो बच्चे को प्यारा बच्चा कहकर गले लगाता है और पूछता है, क्या बटलर ने सब पैक कर दिया है? बच्चा अपने पापा से कहता है, चिंता मत करो, ये बस 1 महीने की बात है। फिर वो कहता है, मुझे तो मास्टर के घर की ज़्यादा फिक्र है। तभी कोई खबर लाता है कि वाइस हेवन परिवार की लेडी को होश आ गया है। आदमी कहता है, चलो अच्छा हुआ, मुझे बुरा लग रहा था कि मैं मिलने नहीं गया। खबर लाने वाला कहता है, आप कुछ कर भी नहीं सकते थे, पर आपने तोहफ़ा तो भेजा था ना, घर वालों ने ज़रूर उसकी कद्र की होगी। आदमी कहता है, अब बस मेरा बेटा सही सलामत वापस आ जाए। लड़का गाड़ी में बैठते वक्त चिल्लाता है, मैं जल्दी लौटूंगा। फिर वो आदमी रिपोर्ट लाने वाले से कहता है, अब बाकी बात बता दो। वो कहता है, लेडी को होश है, लेकिन उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। आदमी कहता है, ठीक है, अब और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि ड्यूक के पास कोई अच्छा डॉक्टर भेजो और जो कुछ भी हो उसकी खबर दी जाए। अब मामला देश के लिए बहुत अहम हो सकता है। एक औरत कहती है, हमें उस छोटे बच्चे को अभी बता देना चाहिए था। वो वापस लौटेगा तो दुखी होगा। आदमी कहता है, अभी सब साफ नहीं है। बच्चा एक ज़रूरी काम पर गया है, उसे परेशान करने की ज़रूरत नहीं। वो अभी छोटा है और ऐसी उम्र में लोग सच्चाई से ज़्यादा उम्मीदों पर भरोसा करते हैं। बाद में इस्लाह सोचती है, उम्मीद जैसी चीज़ तो मेरे लिए है ही नहीं। उसे लगा था क्लाउड थोड़ा नरम होगा, लेकिन वो बहुत सख्त निकला। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़रा भी नहीं बदला। क्लाउड देर से आया था, लेकिन उसने ट्रेनिंग और सख्त कर दी और कहा कि अब झड़ से जुड़ी ट्रेनिंग भी शुरू होगी। इस्लाह को याद आता है कि ये ट्रेनिंग तो कई साल बाद होनी थी। वो सोचती है, क्या मैंने कुछ बदल दिया है? क्या अब आने वाला वक्त भी बदलने लगा है? उसे बेचैनी हो रही है। वो सोचती है, काश मम्मी पापा होते, काश कोई मुझे पकड़कर कहता, सब ठीक हो जाएगा। वो मानती है, मैं अब थोड़ी नरम पड़ गई हूँ। भले मैं बुरे वक्त से निकली हूँ, लेकिन उस प्यार भरे वक्त की याद अब भी अंदर जिंदा है और उसकी बहुत कमी महसूस हो रही है। वो उस दूर के भविष्य में लौटना चाहती है। कहा जाता है कि प्राइमस शहर पश्चिमी पहाड़ों के ऊपरी किनारे पर बसा है। इसका नाम पहले महान सम्राट प्राइमस आर्फाबार्ट पेल्स के नाम पर रखा गया था। साम्राज्य की नींव रखने के बाद उसने आखिरी वादा किया था कि अब वो इस साम्राज्य का भगवान बनेगा। फिर वो पहाड़ों में गायब हो गया और उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग सोचते हैं कि क्या वो सच में भगवान बन गया। तभी से ये रिवाज बना कि जो भी अगला राजा बनेगा उसे प्राइमस जाना होगा और वहां उस भगवान से मिलकर एक रस्म पूरी करनी होगी। तभी उसे पेल माना जाएगा। उसी जगह एक बड़ा मंदिर भी बनाया गया। कहा जाता है कि इस कहानी की वजह से प्राइमस शहर ने ज्यादा कारोबार नहीं बढ़ाया, लोग बस रिवाजों में ही उलझे रहे। ईसा को ये सब क्लास से याद है और अब वो सोच रही है कि बायरॉन वहाँ क्यों जा रहा है। वक़्त तेजी से निकल गया। उसने तय किया कि अब जाकर बायरॉन का कमरा देखती है। शायद ये सब उस शेर वाले शिकार से जुड़ा हो। फिर वो देखती है कि बायरॉन खत जलाता है और सोचती है, अगली बार और जल्दी आना होगा। लेकिन ये पूरा सफ़र कुछ जाना पहचाना लगता है। पहले भी वो बायरॉन के साथ घूमने जाया करती थी, लेकिन ज़्यादातर बार तो उसे बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। उसे गाड़ी में बैठा दिया जाता और सिर पर कपड़ा डाल दिया जाता। पर एक बार बायरॉन ने उसे एक अलग सा जूस पिलाया, जिससे उसकी शक्ल बदल जाए। फिर बिना कुछ बताए उसे एक सराय में छोड़ दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया, तो बस वो वहीं रुकी रही। उसे अब लगता है शायद बायरॉन डरता था कि वो कहीं भाग न जाए। अब वो सोचती है कि अगर इस बार वो उसे साथ ले जा रहा है, तो वो लॉरा को चकमा देकर चुपचाप बाहर निकल जाएगी। फिर हमें बायरॉन की आवाज़ सुनाई देती है। वो क्लाउड को बुला रहा होता है। उसका कमरा इस छिपी हुई जगह के बिल्कुल पास है। वो कहता है, ईस्ला को बुला लाओ। ये सुनकर हमारी लड़की घबरा जाती है। बायरॉन कहता है, ओनेलिया का चेहरा दिमाग से जा ही नहीं रहा, इसलिए मुझे नींद आने के लिए चांदी जैसे बाल देखने हैं। ईसा सोचती है, ये बहुत गड़बड़ है। जैसे ही क्लाउड जाने लगता है, वो भी तेजी से निकलती है। उसे खुद को पकड़वाना नहीं है। फिर हम लॉरा को जगते हुए देखते हैं। कोई उससे कहता है, हम चाबी ले रहे हैं।
बस थोड़ी देर के लिए। फिर वक्त बीतता है और हम ईसला को बिस्तर में लेटे देखते हैं। वो सोचती है, बस बाल बाल बची। उसे लगता है कि बायरन कभी इतनी रात को उसे ढूंढने नहीं आता। फिर उसे बाहर शोर सुनाई देता। कोई कह रहा होता है, हम खुद अंदर जा रहे हैं। ईसा घबरा जाती है। वो सोचती है, क्या सोने का नाटक करूं या ऐसे दिखाऊं जैसे अभी अभी उठी हूं? क्या खुश दिखूं या चौंकी हुई? तभी दरवाज़ा खुलता है और बायरन अंदर आता है। ओनीलिया! वो डर के मारे खामोश पड़ी होती है। जैसे ही बायरन उसका चेहरा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो मुंह ढक लेती है। फिर वो उसे पकड़ लेता है। जब दोनों की नज़रें मिलती हैं, तो वो कहती है, पापा, क्या आप मुझे देखने आए हैं? बायरन क्लाउड से पूछता है, किसे लाने को कहा था? क्लाउड कहता है, उस लड़की को। बायरन उसे देखता है और कहता है, ये तो ओनीलिया नहीं है, ये वो नहीं है। फिर वो कहता है, मुझे इसे जगाना ही नहीं चाहिए था। फिर कहता है, अब सो जाओ। लड़की कहती है, आप भी चैन से सोइए पापा। लेकिन अंदर ही अंदर वो अब भी डरी हुई है और सोच रही है, क्या उसने पकड़ लिया कि मैं झूठ बोल रही थी? अब मैं क्या करूं? अगले दिन वो खुद को घर की तैयारी में बिजी कर लेती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही रहता है। जब क्लाउड उसका नाम लेता है, वो जवाब नहीं देती। सोच में इतनी खोई होती है कि उसे आकर खुद रोकना पड़ता है। वो पूछता है, इतनी गहराई से क्या सोच रही हो? जहर से खेलना खतरनाक है। ध्यान दो। वो बस माफी मांगती है। सोचती है कि उसका ध्यान ही नहीं लग पा रहा। उसका मन बार बार इस बात पर जाता है कि कहीं वो कल रात पकड़ तो नहीं गई। क्लाउड तो पहले जैसा ही लग रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें ईसा से मिलती हैं, वो नज़रें फेर लेती हैं। अचानक क्लाउड कहता है, कल तुमने जानबूझकर ठीक होने का नाटक किया था, है ना? ईसा एकदम से सन्न रह जाती है। वो आगे कहता है, मेरे मालिक तो नशे में थे, उन्हें कुछ याद नहीं होगा। लेकिन अगली बार ध्यान रखना, अगर याद आ गया, तो वो माफ़ करने वालों में नहीं है, चाहे तुम सच में परेशान क्यों ना हो। उसका परेशान कहना ईसा को चौंका देता है। क्या वो बस इसी एक शब्द से उसके हालात को समझ गया? क्लाउड कहता है, तुम अकेले खा रही हो, खूब मेहनत कर रही हो, तो थोड़ा दुखी महसूस करना भी ठीक है। ईसा खामोशी से सुनती रहती है, उसे देखती रहती है, हैरानी से। अब उसे लग रहा है कि कल रात वो जो समझ रही थी, वो क्लाउड को बस एक नाराज़ टीनेजर जैसा लगा। वो कहती है, शुक्रिया, कम से कम बताया तो। शायद ये गलतफहमी भी ठीक ही थी, पर फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर वो पूछती है, पापा, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं इन दिनों? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्लाउड कहता है, नहीं, ये तुमसे जुड़ा नहीं है। ईसा पूछती है, क्या ये ओनेलिया नाम की किसी औरत की वजह से है?